हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। तो भारत के जो प्रमुख बात हैं उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और दोस्तों अब जो है ना, ये भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, प्रमुख बातों से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। दोस्तों ये दो परियोजनाएं हैं, हालांकि मतलब ये एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अलग अलग जगह पे बनाई गई है और दोनों को मिलाकर एक संयुक्त परियोजना कर दिया गया है। देखिए, पंजाब में सतलज नदी का पानी रोक करके दो बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? भाखड़ा और नांगल, ठीक है। दो बांध बनाए गए हैं, लेकिन दोनों को मिला करके हम उसको एक नाम दे देते हैं, भाखड़ा नांगल। और ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। और बांध बनाने से दोस्तों जो झील बनी है, जैसे आप कोई भी बांध बनाते हैं ना, तो आपको अच्छी तरह से पता है जहाँ बांध बनाएंगे उसके जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। उसमें बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर उसी से जो हमें ज़रूरत होती है सिंचाई करने की या फिर बिजली बनाने की, तो हम उसी हिसाब से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बांध बनाने से जो झील बनती है उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। क्या? कृत्रिम झील, मतलब कि मानव निर्मित झील है, वो प्राकृतिक झील नहीं है दोस्तों, कृत्रिम झील उसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, यहाँ पे जो बांध बनाया गया है और जो पीछे इसके जलाशय का निर्माण हुआ ना, उसे हम नाम देते हैं गोविंद सागर झील, ठीक है ना। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। और दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है उन लोगों में हमेशा ये कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। मतलब एक जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये आपका रिहंद नदी में बनाया गया है, सोनभद्र में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, वह गोविंद सागर झील है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना तो पंजाब में है, बट आपका जो गोविंद सागर झील है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। और बांध बनाने से जो झील का निर्माण होता है वह कृत्रिम झील, ठीक है। जो बांध हम बनाते हैं, सिंपल सी बात है, मानव निर्मित झील है तो कृत्रिम झील हो गया, इसको याद रखिएगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर झील। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, भाखड़ा बांध देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अच्छा, इसकी देखिए ऊंचाई की बात करें तो कहीं कहीं 255 मीटर देता है, तो कहीं 226 मीटर देता है, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। देखिए, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, कौन कौन सी? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान। लेकिन अगर हम इसके लाभ की बात करें कि जो लाभान्वित होने वाले से राज्य हैं, वो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। जबकि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसमें लाभान्वित राज्य में दिल्ली प्लस हिमाचल प्रदेश अलग से इसमें जुड़ गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम ज्योग्राफी को एकदम क्रम से कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। बस आप साथ बने रहिएगा, सच में बता रहा हूँ, आपको घोल कर आपके माइंड में प्रवेश करा दिया जाएगा। बस आप साथ बने रहिएगा, बस वो लेक्चर देखते रहिए, ठीक है ना। एक एक चीज़ें आपके अंदर डाल दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे इंस्टॉल करते हैं ना, बस वैसे ही। आइए देखते हैं रिहंद बांध परियोजना। देखिए, ये क्या? रिहंद सोन की सहायक नदी है, ठीक है ना। सोन की सहायक नदी है। सोन नदी आपके अमरकंटक पठार से निकलती है दोस्तों, और पटना से 16 किलोमीटर पहले ही जाकर के गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। देखिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध बनाया गया है। सोनभद्र जिला में रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है, और इसके कृत्रिम जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बोलते हैं, ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और यह जो है उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है, इसको ध्यान रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एमपी के सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। देखिए, इसे रेणु सागर बांध भी कहते हैं, इसे रेणु सागर बांध भी कहते हैं। और इससे ये जो परियोजना है, इसको हम ओबरा परियोजना के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कौन सा परियोजना? ओबरा परियोजना, ध्यान रखिएगा इसको। एक मिनट, हाँ। अच्छा, रिहंद नदी का उद्गम की बात करें दोस्तों, तो देखिए, रिहंद नदी छत्तीसगढ़ में सरगुजा के रीतिरंगा पहाड़ी से निकलती। कहाँ? छत्तीसगढ़ में सरगुजा की रीतिरंगा पहाड़ी से, इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कोसी परियोजना, ठीक है ना। देखिए, कोसी परियोजना क्या है? यह तिब्बत के पठार से निकलती है और भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना।
ध्यान रखिएगा। हमने देखिए दोस्तों नदियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से देखा और भारत की सभी जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में एक एक करके डिटेल से देखा है। अगर आप लोगों ने नदियों वाला चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके पहले उसको देख लीजिएगा। एक भी नदी नहीं छोड़ा है, जितनी भी महत्वपूर्ण हैं 40, 50, 60 नदियाँ हमने उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है। नेपाल में हनुमान नगर के पास पंचेश्वर बांध बनाए गए। कहाँ पे दोस्तों? आपका नेपाल में बनाया गया है। कहाँ? हनुमान नगर के पास। और ये भारत के सहयोग से बनाया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और कोसी को क्या बिहार का क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, क्योंकि दोस्तों यह नेपाल से बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना पानी बहुत रफ्तार से लेकर के आती है, प्लस अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी इट्टी लेकर के आती है। इसमें हर प्रतिवर्ष बिहार में जब ये बरसात का समय आता है ना तो उसमें बहुत भयंकर बाढ़ आती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे बिहार का शोक बोलते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, अच्छा बिहार का शोक तो कोसी होगी, ठीक है ना। कोई बता सकता है कि आपका बंगाल का शोक किसे कहते थे? कहते हैं नहीं दोस्तों, कहते थे। देखिए बंगाल का शोक पहले दामोदर नदी को बोलते थे, ठीक है। लेकिन इस पर जब परियोजनाओं की शुरुआत हो गई, जब बड़े बड़े बांध बना दिए गए तो इसका मतलब बाढ़ पे नियंत्रण हो गया तो फिर उसके बाद मतलब कि ये कंट्रोल में आ गई नदी। फिर उसके बाद इस नदी में बाढ़ आना सब मतलब बंद हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों। अभी इसके बाद हम लोग इसके बाद पठार और पर्वत के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। छोटा नागपुर जो है इसकी अवस्थिति मुख्य अवस्थिति झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए झारखंड पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली में मिल जाती है। यह हुगली की सहायक नदी है, ठीक है ना। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि जैसे कोसी आज के समय में तांडव मचाती बरसात के समय में, उसी तरह दामोदर नदी भी एक समय था कि बंगाल में अपना तांडव मचाती थी, बहुत विकराल रूप धारण करके आती थी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लेकर के आती थी और बाढ़े मतलब चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ कर देती थी। क्या होता था कि छोटा नागपुर पठार में जब बारिश सारिश होती थी ना तो पूरे पठार का पानी इधर दामोदर नदी खींचने लगता था, ठीक है ना, खींच लेती थी। और खींचने के बाद पूरा ऊपर का पानी पूरा सारा का सारा बंगाल की तरफ प्रवाहित कर देता था। इसकी वजह से बहुत भयंकर बाढ़ें आती थी पहले, ठीक है। लेकिन इसके सुधार के लिए इस पर कई परियोजनाएँ बनाई गई, कई बड़े बड़े बांध बनाए गए, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए जब नागपुर पठार पर बारिश होती थी तो सारा पानी दामोदर नदी के माध्यम से बंगाल में फैल जाता था, जिससे भयंकर बाढ़ें आती थी। इसके लिए 1948 में डीवीसी का गठन किया गया। डीवीसी मतलब दोस्तों दामोदर वैली कॉरपोरेशन। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ें आने लगी तो क्या हुआ कि फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन किया गया 1948 में। और ये किया गया कि कुछ बांध बनाया जाना चाहिए बाढ़ के नियंत्रण के लिए, ठीक है। और इस तरह दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में कुल 8 बांध बनाए गए, जिसमें से देखिए प्रमुख कौन कौन से बांध हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। कोनार बांध, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल। दोस्तों इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई दफ़ा पूछ चुका है, ठीक है, तो ज़रूरी होता है इसको याद रखना। अब देखेंगे हम चंबल परियोजना। देखिए चंबल नदी कहाँ से निकली है? यह मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से, ठीक है, महू के निकट से इसका उद्गम होता है। एमपी में एक पहाड़ी जनापाव पहाड़ी और वहीं महू के निकट से इसका उद्गम होता है और इटावा के पास आकर के यमुना में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा यह यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी की बात करें दोस्तों तो यह आपकी राजस्थान के एकमात्र सदावाहिनी नदी है, ठीक है ना। गर्मियों में भी इसमें पानी लगभग में बना रहता है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी पर देखिए 3 बांध बनाए गए, कौन कौन से? जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और गांधी सागर परियोजना। जवाहर और राणा सागर देखिए ये राजस्थान में दोनों, और जो गांधी सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में है। देखिए जवाहर नाम और राणा ये बहुत खतरनाक नाम लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है जैसे वीरता का सूचक है, ठीक है। तो ये दोनों राजस्थान से रिलेटेड है, राजपूतों का जो बोलते हैं ना राजपूतों का राज्य, तो राजस्थान से रिलेटेड है। तो इसको ध्यान रखेंगे राजस्थान में। और गांधी जी सीधे साधे थे तो ये एमपी से थे, ठीक है। तो गांधी सागर परियोजना कहाँ से? एमपी से। और ये क्या देखिए एमपी से निकलती है, राजस्थान होते हुए इटावा में आकर के मिल जाती है, ठीक है, किसमें? यमुना नदी में। उसके बाद देखेंगे हम हीराकुंड परियोजना। ओके, देखिए हीराकुंड परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये महानदी पर बांध बनाया गया है, ठीक है ना। हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर है, ठीक है। और ये महानदी जो है ये उड़ीसा के पास कटक के पास अपना मुहाना बनाती है, ठीक है ना, सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस पर देखिए दुनिया का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, कितना?
4801 मीटर लंबा, मतलब कि लगभग में 5 किलोमीटर लंबा इस पर बांध बनाया गया है। बहुत मतलब दुनिया का सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है ना। और देखिए हीराकुंड परियोजना से पहले जब इस पे हीराकुंड बांध नहीं बनाया गया था तो उसके पहले इसको उड़ीसा का शोक बोलते थे। इस नदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता था, क्योंकि इसमें हीराकुंड नदी जो है, महानदी जो है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में जल लेकर के आती थी और खूब इस नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी। तो उड़ीसा के पास उड़ीसा में अपना कटक के पास मुहाना बनाती थी, तो उसके पहले ये बहुत बाढ़ से तबाही मचा देती थी, इसलिए इसे पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। अब देखेंगे हम नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, यह मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से? मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत है ना, सतपुड़ा पर्वत में मुख्य 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? राजपीपला, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। तो ये सतपुड़ा पर्वत के मैकाल पहाड़ी से, ठीक है, उस पर एक चोटी है अमरकंटक चोटी, वहाँ से निकलती है। और देखिए गोदावरी और कृष्णा के बाद जो नर्मदा नदी है, ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी दोस्तों? गोदावरी है, दूसरी कृष्णा है और तीसरी आपकी नर्मदा नदी है। ये हम स्पेशली दक्षिण भारत की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर हम नर्मदा नदी पूरे भारत की बात करें तो देखिए नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन कौन सी? सबसे पहले पे है आपकी गंगा नदी, ठीक है ना। दूसरे पे है गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। तीसरे पे है यमुना नदी 1385 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, यमुना 1385 किलोमीटर। उसके बाद आता है कृष्णा नदी और उसके बाद 5वीं जो इस भारत की सबसे बड़ी नदी ये नर्मदा नदी हो गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्रम पूछता है दोस्तों आपका, बड़ी से लेकर के छोटी नदियों का इस तरह से क्रम पूछता है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। देखिए अरब सागर में अगर हम जल गिराने की बात करें तो नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ही जैसा 3 क्वेश्चन देख लिया, लेकिन अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का दिमाग चकरा रहा है। अब तो कंपेयर करके पढ़ेंगे, अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। देखिए हमने पहले क्या बोला, एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा नदी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों हम उत्तर भारत या पूरे भारत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे बड़ी है, उसके बाद कृष्णा है और उसके बाद नर्मदा नदी है। देखिए स्पेशली दक्षिण भारत की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए क्या है, अब देखिए बात हो रहा है नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अब पूरे भारत की बात हो रही है, अब सिर्फ दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही, अब पूरे भारत की बात हो रही है, मतलब उत्तर भारत मतलब दक्षिण भारत दोनों की मिला करके, ठीक है। तो नर्मदा नदी भारत की अब 5वीं सबसे बड़ी नदी है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा ये दिया है अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदी की बात कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदी है यह नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। जबकि गोदावरी और कृष्णा की बात करें तो देखिए आपकी ये दक्षिण भारत से जरूर निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत से जरूर निकलती है, लेकिन जो अपना जल गिराती है वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये सब गिराती हैं नदियाँ। कौन कौन सी? गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है, कावेरी हो गया, ये सब कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि नर्मदा नदी जस्ट आपके उल्टा अरब सागर में जाकर के अपना जल गिरा दे, इसलिए सबसे बड़ी नदी अरब सागर में सबसे जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी की संज्ञा दी गई इसको, ठीक है। अगर गोदावरी आपकी अरब सागर में गिराती तो फिर हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन सोच क्या सकते थे दोस्तों, अगर अरब सागर में वो जल गिराती तो उसके पास ही उसका मुहाना होता, ठीक है ना। तो हम ऐसे में इसको डिस्कस नहीं कर पाते कि बड़ी है कि छोटी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए आप कि नर्मदा नदी भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए 3 राज्यों में अपवाहित होती है, कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका जो 86% जलग्रहण क्षेत्र है ना दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 12% जलग्रहण महाराष्ट्र में है और 2% जलग्रहण कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इस पर देखिए 4 प्रमुख परियोजनाएं की हम बात करेंगे। कौन कौन से इस पे परियोजनाएं हैं इसको याद रखिएगा। कई बार दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी होता है कि आप लोग याद रखिएगा। देखिए नर्मदा परियोजना इस पर बनाई गई है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
माहेश्वर परियोजना बनाई गई है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तीसरा ओंकारेश्वर परियोजना बनाई गई है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसको याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना, ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, कहाँ पे है? गुजरात में। मतलब नर्मदा, माहेश्वर, ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में है और सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण यह है ना कि यह 4 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना। 4 राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और लेकिन देखिए एक चीज़ ये देखिए इसका कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? गुजरात को है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है गुजरात में सबसे कम है, लेकिन फ़ायदा इसको सबसे ज़्यादा गुजरात को हो रहा है, ठीक है ना। और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वह एमपी को होगा। क्यों एमपी को होगा और फ़ायदा उसको गुजरात को क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि दोस्तों गुजरात में जो शुष्क एरिया है ना, उसकी वजह से वहाँ शुष्क एरिया में पानी अब भेजा जा सकेगा, ठीक है, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए। तो वहाँ गुजरात का शुष्क एरिया के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर हम एमपी की बात करें तो देखिए एमपी में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, आपको अच्छी तरह से पता है कि सबसे ज़्यादा जंगल अंगल पेड़ पौधे सब एमपी में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब बांध हद बनाया जाएगा ना, अब बन गया अब तो बनाया क्या जाएगा, तो जो पीछे का जो जलग्रहण क्षेत्र है, सिंपल सी बात है, जहाँ पर बांध बनाएंगे तो उसके पीछे जो जल का भंडार तो होगा ना, एक बहुत बड़ा झील का निर्माण होगा, बहुत बड़े जलाशय का निर्माण होगा। तो जब बहुत बड़े जलाशय का निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो डूबेंगे, जंगल झाड़ी जो भी है वो डूब जाएंगे उसमें, ठीक है। वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु, ठीक है ना, जंगली जानवर, अब उनका जो प्राकृतिक आवास है वो समाप्त हो जाएगा। उसमें रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगली लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, आखिर उनको कहाँ भेजा जाएगा? वो भी तो बेचारे उस जंगल में ही निवास करते हैं, सब जगह पानी भर जाएगा तो कहाँ रहेंगे? तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, ठीक है ना, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और देखिए इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। इसके मुख्य आंदोलनकारी की बात करें दोस्तों तो मेधा पाटकर जी थी, जी कौन? मेधा पाटकर। और इसके साथ थे कौन? बाबा आमटे। इसको याद रखिएगा, ये भी कई दफ़ा पूछ चुका है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर तथा बाबा आमटे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये बांध बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा थोड़ा सा और है दोस्तों, देखिए सरदार सरोवर परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी दोस्तों, ये आपकी 1961 में रखी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। देखिए अब हम शुरुआत करेंगे टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो दोस्तों देखिए यह उत्तराखंड में, ठीक है ना। कहाँ पे? भागीरथी तथा भिलंगाना नदी के संगम पे। हमने नदियों वाले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखिए अब हम बात करेंगे टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। तो यह उत्तराखंड में है। जब हम नदियों वाला चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कर रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि भागीरथी तथा भिलंगाना के संगम पे एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, ठीक है ना, उसी की बातें हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भागीरथी तथा भिलंगाना के संगम पे है। देखिए कई बार ये पूछा है, ठीक है, कि टिहरी बांध जो है ये कहाँ पे है, किसके संगम पे है, कौन से नदियों के संगम पे है? तो भागीरथी प्लस भिलंगाना, इसको याद रखिएगा। और ये टिहरी जिला में स्थित है, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यह बांध जो है यह भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। देखिए हमारे देश में 5 भूकंप जोन बनाए गए हैं, ठीक है, स्पेशली 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। जिसमें से कि जो भूकंप जोन 1 है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब भूकंप जोन 1 को समाप्त करके अब भूकंप जोन 2 में डाल दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भूकंप जोन 2 का मतलब कि जैसे हल्का भूकंप आएगा, भूकंप जोन 3 का मतलब कि उससे कुछ ज़्यादा, भूकंप जोन 4 मतलब कि उससे 3 से भी ज़्यादा, और भूकंप जोन 5 का मतलब कि सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे देश को, मतलब देश के कुछ हिस्सों के ऐसे ऐसे भूकंप जोन 2, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 4, भूकंप जोन 5 में इस तरह से बांट दिया गया है। तो जो हिमालयी क्षेत्र है प्लस पूर्वोत्तर वाला एरिया है प्लस आपका जो गुजरात का कुछ क्षेत्र है, ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। मतलब अगर यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा मतलब आएगा ना तो बहुत खतरनाक वाला भूकंप आता है। ये बहुत ही भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। गुजरात में सन 2000-2001 में एक बहुत मतलब खतरनाक तरीके से भूकंप आया था, तब से उसको भूकंप जोन 5 के अंतर्गत रख लिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको।
देखिए इसे जो है ना, ये स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। अगर टिहरी बांध ना पूछ करके पूछ दे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा टिहरी बांध को ही बोलते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए 260.5 मीटर, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों हमने पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, अभी हमने उसके जस्ट बारे में देखा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया, इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान की मरुगंगा। एक मिनट दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा। इसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। और देखिए ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पे बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे? पंजाब में। इसको बनाया नहीं गया है दोस्तों, जैसे सतलज और ब्यास नदी के संगम पे एक बैराज बनाया गया है, ठीक है। उसका नाम है हरिके बैराज। बैराज का मतलब दोस्तों एक तरह से जलाशय समझिए, ठीक है। जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय। तो वहाँ पे सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है। उसी जलाशय से, इसी हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। इसको पहले राजस्थान नहर भी बोला जाता था, राजस्थान में से स्पेशली अभी इसको राज कैनाल भी बोला जाता है, ठीक है। इस इंदिरा गांधी नहर को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये विश्व की विशालतम परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था और राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में इसका पानी उपयोग में लाया जाता है। जैसे विशेषकर अगर हम बात करें, जिलों की बात करें, तो चूरू हो गया, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया और नागौर ज़िले। मतलब जो आपके पश्चिमी राजस्थान के जो शुष्क ज़िले हैं ना, वहाँ पे स्पेशली इसको पानी पहुँचाने के लिए वहाँ पे मतलब इसका यूज लाया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसे देखिए राज कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? राज कैनाल। इस नहर का उद्घाटन देखिए 31 मार्च 1958 को हुआ था, ठीक है। जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, ठीक है। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो एक में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी के लिए स्टॉप करते हैं। नमस्कार।